हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में फोर्स एंड एक्सीलरेशन, फिजिक्स के फोर्थ एंड एक्सीलरेशन के बाद के चैप्टर ग्रेविटेशन को स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं, है ना। इसमें हम लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक्सप्रेशन गेन करेंगे और फिर देखेंगे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, उसका यूनिट क्या है। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। जब हम लोग फार्मूला गेन कर लेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला गेन कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला गेन कर लेंगे, तो पता चलेगा कि अभी जैसा कि लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लगा दिया गया, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिवर्सलिटी कहाँ से आया है इसमें, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं सिर्फ इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, इन चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे वन बाय वन। न्यूटन के द्वारा बहुत सारे अलग अलग काइनेमेटिक्स में अगर देखें तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत सारे चीज़ों को वो खोज करके दिए हम लोगों को। फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में उनका काफ़ी योगदान रहा है। अब देखिए, अगर ग्रेविटेशन पर भी बात करें या फिर ग्रेविटेशन के बाद प्लैनेटरी मोशन को भी इस चैप्टर में अगर हम लोग ऐड करेंगे और प्लैनेटरी मोशन को भी जानने का कोशिश करेंगे, वहाँ भी ग्रेविटेशनल लॉ किस तरह से फॉलो होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। एक बहुत ही अननोन फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको इससे पहले कोई नहीं जान रहा था। जब न्यूटन के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, ये न्यूटन के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन था, अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो अर्थ के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, ऐसा है नहीं। यूनिवर्स में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करते हैं, है ना। ये पार्टिकल का नेचर क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता है। पार्टिकल का नेचर दैट मीन्स वो गैसेस फेज में है, लिक्विड फेज में है या फिर सॉलिड फेज में है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। इस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल ज्ञात है या माइन्यूट है, यानी बहुत बड़ा है, विशालकाय है या बहुत छोटा है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। इस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल किस सर्कमस्टांस में है, किस सराउंडिंग में है, या फिर किस तरह के मीडियम में है, रेयर मीडियम में है, डेंस मीडियम में है, लिक्विड मीडियम में है ना। इन पर भी डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स ये एक ऐसा फोर्स है जो सभी जगह एग्जर्ट होता है और इसको बाकी कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। सिर्फ दो फैक्टर्स को छोड़ करके, जो भी हम लोग बात करेंगे, इन दो फैक्टर्स को छोड़ करके, दैट मीन्स मासेस ऑफ पार्टिकल्स एंड सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स को छोड़ करके, इसको कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ फोर्स है और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इन चीज़ों को पहले हम लोग समझ लें, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर का, अभी इससे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स में भी आप देखेंगे, जब डिफरेंट पोल्स एक दूसरे की तरफ होते हैं तो वो अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ, दैट मीन्स अट्रैक्टेड होते हैं। और अगर सेम पोल हो तो वो रिपल करता है। तो ये देख रहे हैं वहाँ पर कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिक फोर्स दोनों में ही अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों दिखाई देता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना। अब जब दो पार्टिकल्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जानते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो स्टेटमेंट आया, ये न्यूटन के द्वारा है। अब देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles is directly proportional to the product of masses of two particles। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना। ये प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से है। मासेस ऑफ पार्टिकल्स, दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, बेसिक प्रॉपर्टी है, होना ही है। तो ये जो मासेस का जो मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स अगर हम लोग मानते हैं, सपोज करते हैं m1 और m2 दो मास है पार्टिकल का, तो m1 इंटू m2 जो होगा ना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन शो करेगा फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट है। कई बुक में इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बताता है और दूसरा इनवर्स स्क्वायर
का रिलेशन शो करता है। तो आपको यहाँ एक ही जगह दोनों स्टेटमेंट लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और आगे लिखा गया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और दो पार्टिकल्स के बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो बात या दो स्टेटमेंट हम लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलता है। अभी दोनों स्टेटमेंट को जब इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो पहले हम लोग कुछ सपोज कर लें। देखिए यहाँ पर एक पिक्टोग्राफी से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग एक पिक्टोग्राफी लेते हैं। एक पार्टिकल है m1 पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल है m2 पार्टिकल। दैट मीन्स मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज m1 एंड सेकेंड पार्टिकल इज m2। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ है r ले लेते हैं, d भी ले सकते हैं, जो रखना है रखें। वैसे r d कॉमनली यूज किया जाता है। अब इन दोनों के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब बोलेंगे इन दोनों के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टिकल एग्जर्ट कर रहा है क्या? अभी हमारे पास सिस्टम दो पार्टिकल्स का, इन दो पार्टिकल्स के बीच ही इन दोनों पार्टिकल के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग बात करेंगे। अभी एक एक्सप्लेनेशन देखिए। m1 जो है ना m2 को अट्रैक्ट करेगा और उसी तरह से m2 भी m1 को अट्रैक्ट करेगा, है ना। दैट मीन्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा ये फोर्स, है ना। ये m2 के द्वारा m1 पर लगाया गया फोर्स हो जाएगा ये वाला। तो इसको अगर F1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा F2। वैसे आप देखें ना तो ये फोर्स का जो पेयर है वो m1 पर F2 फोर्स लगना चाहिए और m2 पर F1। तो समझने में आपको दिक्कत होगा, मानने में कुछ जाता नहीं है। m2 के द्वारा m1 पर लगाया गया F1 फोर्स, ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो खैर हम लोग अभी देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला एक ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग F मानते हैं। सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स GF लिखा यहाँ पर है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स मानेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स F is exerted between the two particles of masses m1 and m2 at placed at distance, ये भी लिख सकते हैं, रखा हुआ है placed at distance r। तो फर्स्ट ये तो हम लोग अभी सपोज कर लिए कि भाई दो पार्टिकल है m1 m2, इस दोनों के बीच लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो F है। आपके दिमाग में आ रहा होगा अक्सर आप F1 और F2 दिखला रहे हैं। F आप इन दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा रहे हैं। इन दोनों पर लगने वाले फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ से भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है। अभी हम लोग F मान लिए ऑल ओवर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग को कह रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन शो कर रहा है किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स के साथ। तो मासेस ऑफ पार्टिकल्स का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो m1 इंटू m2 होगा, है ना। ये फर्स्ट। और सेकंड स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हम लोग F डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, जहां इनवर्सली का यूज किया जाता है 1 बाई स्क्वायर का, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो डिस्टेंस r लिए उसके स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, यही रिलेशन होगा। तो F इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी टू r स्क्वायर। इसको पढ़ने का ये तरीका है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, है ना। इसको भी नोट करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर दो हमारे पास इक्वेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दोनों स्टेटमेंट को अगर एक साथ हम लोग लिखें, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको भी देखें। वी कैन राइट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लोग समराइज कर दिया यहाँ पर। अब आगे क्या लिख सकते हैं वो देखिए। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है फिजिक्स में, आप देखेंगे जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट स्टेबल किया जाता है। वो कांस्टेंट यहाँ पर कैपिटल G लिया जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमको गेन हो रहा है, वो है F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ ये G क्या है, तो आपको G लिखना होगा, G इज एन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। इसके वैल्यू के बारे में भी बात करते हैं अभी, तो इतना तो आपको नोट करना है। अभी हमारे पास दो टॉपिक क्लियर होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है, वो फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जो बॉक्स में आपको बताया जा रहा है, ये फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस चैप्टर में कई बार हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में ये हेल्प करेगा। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यूनिवर्सल फोर्स है, ये भी हम बार बार बताए जा रहे हैं, ये यूनिवर्सल फोर्स है। इसके बारे में आपको हम क्वेश्चन के साथ आंसर भी यहाँ पर नोट करवा देंगे, जिससे आपको हेल्प मिले। तो ये चीज आप पहले स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का जब फॉर्मूला गेन हो जा रहा है, तो अब आगे का कंसेप्ट होगा हम लोगों को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जानना कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, और या तो इसके लिए फार्मूला भी क्या है वो भी जानेंगे। फार्मूला यहीं से गेन होता है, ऐसा यूनिट भी यहीं से गेन होगा, और फिर इसका वैल्यू क्या है ना। तो देखते हैं हम लोग, चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, क्लियरली यहाँ लिखा गया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास गेन होगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2। अभी g के लिए फॉर्मूला गेन करना है, तभी यूनिट आ सकेगा। तो g इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, है ना। अब इसके यूनिट के बारे में थोड़ा हम लोग बात करें, तो आगे लिख देते हैं यूनिट। तो g का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, अब देखिए फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, और ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, जबकि उसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये m1 इंटू m2, दैट मीन्स मास इंटू मास, और मास का ऐसा यूनिट होता है kg, तो kg इंटू kg स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। अब इसको दो तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2, है ना। तो कई बार MCQs में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप सिर्फ ये बेसिक फार्मूला याद रखेंगे, वहाँ से g के लिए फार्मूला गेन करेंगे, बाकी जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उसके SI यूनिट को डालेंगे, तो आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट भी पता चलेगा ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ g क्या निकाला गया। क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू, नाम ही है कांस्टेंट, आप समझ सकते हैं, नॉट वेरिएबल, है ना, इनवेरिएबल, तो इसका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा। और ये फिक्स वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर लिया जाता है। ये कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, ये न्यूटन के द्वारा नहीं दिया गया था, ये भी दिमाग में रखेंगे। कैवेंडिश जो कि अलग वैज्ञानिक हैं, अलग साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके दिया गया था। तो देखते हैं हम लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट रखो। The value of universal gravitational constant कैपिटल G, ये was given by कैवेंडिश, ये एक वैज्ञानिक थे, और वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। वैल्यू किसका लिख रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो यूनिट भी इसी का लगेगा,
हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये हम लोग देख रहे थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशन के लिए स्टेटमेंट फॉर्मूला देख रहे थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स वैल्यू के साथ हम लोग देख लिए। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करता है। ये न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ से ही प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने में हम लोगों को मदद मिलता है। और फिर देखेंगे कि किस तरह से सर्क्यूलर मोशन, है ना, सर्क्यूलर मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रोल है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। ओरली एक चीज़ आप लोग समझ लें, हम 2 क्वेश्चन इससे पहले राइज किए थे जब हम आपको पहले से समझा रहे थे, तो उसमें ये कि कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा गया, आपको पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए ये कहा गया क्योंकि बाकी इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके, मासेस ऑफ पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स को छोड़ करके, है ना, किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। हाँ, अभी मास पर अगर हम बात करें तो फार्मूला बेस पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कभी कैपिटल जी का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आपको मदद लेना पड़ता है फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। बट ये भी नहीं है कि ये मासेस ज़्यादा है या कम है तो ग्रेविटेशनल लॉ पर क्या असर पड़ेगा, है ना, वो चीज़ है नहीं। माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए भी होगा वही चीज़। अगर अज्ञात पार्टिकल्स और माइन्यूट पार्टिकल्स के लगने वाला फोर्स होगा, के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल और अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो भी कैपिटल जी का वैल्यू वही आएगा। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। अभी हम बता दिए थे कि मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता है। और ये प्लेस का अगर हम बात करें, यहाँ अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, माउंटेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर आप वाटर बॉडीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर वहाँ पर भी ये इफेक्ट नहीं डालता है। दैट मीन्स कि ये जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल है ना। तो आगे के टॉपिक में प्लैनेटरी मोशन वगैरह एंड सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।